आज हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का वन। और मध्य प्रदेश के वन से बहुत सारे फैक्ट है। इसी बार आया था पीएससी में, अगर आपने देखा हो, कि मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष का प्रतिशत कितना है, क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उस प्रकार से मध्य प्रदेश के वन, मध्य प्रदेश की वन उपज और मध्य प्रदेश के वन्य जीव, ये तीन जो टॉपिक है उसमें, और उसी से क्वेश्चन बहुत सारे आते रहे। हमेशा वन से क्वेश्चन आता है। तो क्यों आता है, उसके पीछे कारण ये है कि भारत में सबसे ज्यादा वन का जो प्रतिशत है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्यों क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा वन वाला राज्य है। आप लोग जानते हो इसके बारे में बहुत अच्छे से। तो मध्य प्रदेश में वन संसाधन, इसका टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश में वन। हाँ, टॉपिक है उसी में मध्य प्रदेश के वन। तो मध्य प्रदेश के वन को आप ये मान के चलिए 4 भागों में बांटा गया है ना। 4 भागों में बांटा गया है जलवायु के आधार पर, 4 भागों में बांटा। पहला है जलवायु के आधार पर, ठीक है, याद रखना। दूसरा है आरक्षित संरक्षित के आधार पर, आरक्षित या संरक्षित के आधार पर। आरक्षित या संरक्षित के आधार पर। तीसरा है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रशासनिक आधार पर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रशासनिक आधार पर क्या बंटवारा है। ठीक है। तीसरा हम बोल सकते हैं प्रजाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर वन का क्या भाग है ना। पहला हम बोल सकते हैं जलवायु के आधार पर बंटवारा, दूसरा बोल सकते हैं प्रशासनिक आधार पर, तीसरा बोल सकते हैं प्रजाति के आधार पर। ठीक है, 3 भाग ये हो गए। चौथा भाग है इसका प्रादेशिक आधार पर। चौथा भाग इसका क्या है, प्रादेशिक आधार पर। अब आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा कि मध्य प्रदेश में वनों को कितने आधारों पर बांटा गया है, तो 4 आधारों पर बांटा गया। कितने आधारों पर, 4 आधारों पर, ये याद रखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है फिर से कि मध्य प्रदेश के वन को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, एक उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है ना। फिर दूसरा है उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, ठीक है। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन है ना। और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है ना। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। 3 भागों में किसके आधार पर बांटा है, जलवायु के आधार पर। तो एक फैक्ट आपका यहां से यह बनता है कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों को कितने भागों में बांट रखा है, तो जलवायु के आधार पर वनों को 4 भागों में बांट रखा है, सॉरी 3 भागों में बांट रखा है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ठीक है। प्रशासनिक आधार पर 2 भागों में बांटा है, एक संरक्षित वन और एक आरक्षित वन। प्रशासनिक आधार पर कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में बांटा है, ये याद रखिएगा। एक संरक्षित वन है और एक आरक्षित वन। अगर हम बात करें प्रजाति की, तो प्रजाति के आधार पर 3 भागों में बांटा। ठीक है, वैसे तो इसको भी हम 4 भागों में देखते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, साल के वन, सागौन के वन और बांस के वन। और चौथा आता है मिश्रित वन। कितने भागों में बांटा है, साल के वन, सागौन के वन, बांस का वन और मिश्रित वन। इसको भी बांटा गया है 4 भागों में। लेकिन मिश्रित वन को हम बहुत कम गिनते हैं, ठीक है, इसलिए भी इसको हम 3 भाग रखे, तो साल, सागौन और बांस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किस आधार पर है, प्रजाति के आधार पर। और प्रादेशिक आधार पर भी मध्य प्रदेश के वनों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया, उसमें दक्षिण नर्मदा क्षेत्र पहला भाग है, दक्षिण नर्मदा क्षेत्र पहला, तो ये याद रखिएगा, दक्षिण नर्मदा क्षेत्र।
दूसरा जो भाग है वो दूसरा भाग यहां पे याद रखना, विंध्य कैमूर क्षेत्र, विंध्य कैमूर क्षेत्र, ये याद रखिएगा, विंध्य और कैमूर क्षेत्र, दूसरा भाग इसको बोलते हैं हम विंध्य कैमूर क्षेत्र। और तीसरा भाग है शिवपुरी मुरैना का क्षेत्र, तीसरा बोला जाता है शिवपुरी मुरैना का क्षेत्र। अब देखो यहां से क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश के वनों को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जलवायु के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, प्रजाति के आधार पर और प्रादेशिक आधार पर। अब इन सबके भी सब भाग है, ठीक है। तो जलवायु के आधार पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती है, फिर उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती है, और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ठीक है। प्रशासनिक आधार पर बांटा है वन को संरक्षित वन और आरक्षित वन, प्रजाति के आधार पर बांटा है साल, सागौन और बांस, और प्रादेशिक आधार पर मतलब प्रदेश में 3 भाग कर रखे इन्होंने, नर्मदा, दक्षिण नर्मदा का क्षेत्र, फिर दूसरा है विंध्य कैमूर क्षेत्र, और तीसरा है शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कभी कभी, प्रजाति के आधार पर वन को कितने भागों में बांटा, तो 3 भागों में, या यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा चौथा, उपरोक्त सभी, या तो याद आए प्रजाति के आधार पर कौन कौन से प्रकार के वन है, तो साल, सागौन और बांस, और आंसर में एक और ऑब्जेक्टिव रहेगा उपरोक्त में से सभी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना, ये भी हो सकता है। तो यहां से याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन, तो ज्यादातर देखिएगा आप, प्रशासनिक आधार को अगर हम छोड़ दें तो तीनों भाग जो है वो 3-3 भागों में बटे हुए। याद रखने वाली बात यह है कि सभी पार्ट जो है वो 3-3 भागों में बटे हुए हैं, जबकि प्रशासनिक आधार पर 2 भागों में बांटा है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहां पाए जाते हैं, शुष्क कटिबंधीय जो है उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन कहां पाए जाते हैं, और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहां पाए जाते हैं, आरक्षित कितने प्रतिशत है और संरक्षित कितने प्रतिशत है, ये भाग आता है। साल का वन कितना प्रतिशत है, सागौन का वन कितना प्रतिशत है, और बांस का वन कितना प्रतिशत है, इनके बॉटनिकल नेम भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और नर्मदा जो क्षेत्र है इसमें यह भी चीज आ जाता है कि उसमें कौन से जो है उपज होती है, जैसे हम लोगों ने वन देखें तो वन की उपज भी यहीं आ जाएगी। उपज का मतलब है कि वहां से वन से कौन सी आय प्राप्त होती है हमको, जैसे बांस साल बेचते हैं हम, सागौन बेचते हैं, तो इससे आय प्राप्त होती है, तो कितना प्रतिशत है। तो यहां से अब यहां से उष्ण कटिबंधीय, अब जब अगर हम मध्य प्रदेश के नक्शे की बात करें कि कौन सा भाग जो है ये मध्य प्रदेश है आपका, तो देखो याद रखिएगा सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती भाग, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, सबसे भाग बड़ा जो है वो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है इस जलवायु के आधार पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, और पर्णपाती वन जो है उसका मतलब होता है कि ये वैसा वन है जो, पर्णपाती का मतलब होता है पत्ते झड़ने वाली बात है ना, क्या कहते हैं, जिसके पत्ते झड़ते हैं और फिर नए आते हैं। तो इसका मतलब है कि पूरी तरीके से जब किसी पेड़ पौधों के पत्ते गिर जाते हैं तो उसको बोला जाता है पर्णपाती वन। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जो भाग पाया जाता है वो पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का। उसके बाद एक पार्ट ये है, ये कहलाता है उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। मतलब जो पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश है, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश है जिसमें हम बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार को गिनते हैं, वो पूरा का पूरा कहलाता है अर्ध पर्णपाती वन। और अर्ध पर्णपाती वन का मतलब यहां से ये होता है कि आधे पत्ते जड़ते जाते हैं और आधे नए आते जाते हैं, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती। मतलब पेड़ पौधे क्या करते हैं, आधे पत्ते झड़ते जाते हैं, आधे नए आते जाते हैं, जबकि पर्णपाती में क्या होता है, पूरे झड़ जाते हैं। जैसे आपने नीम का देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा कि है ना, बबूल का तो नहीं है, जैसे नीम का आपने देखा है, या जो बड़ा वट वृक्ष आता है उसका देखा है, तो वट वृक्ष इसमें आता है ज्यादातर, तो पूरे पत्ते एक साथ नहीं झड़ते उसके, है ना, आधे झड़ते हैं आधे आते जाते। पीपल का आपने देखा होगा वो इसमें आता है, पूरे नहीं इसमें आता है, पूरी तरीके से झड़ जाते हैं उसके, फिर नए आते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिसके पत्ते पूर्ण तरीके से झड़ जाते हैं उसको पर्णपाती बोला जाता है, और जिसके आधे झड़ते हैं आधे नए आते जाते हैं उसको
अर्ध पर्णपाती बोला जाता है। अब ये एरिया देखिए आप कौन सा है, अगर आपका इस बीच में से क्वेश्चन आए कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन निम्नलिखित में से किस जिलों में पाए जाते हैं, तो जितने भी ये भोपाल सागर वगैरह जो है, बड़वानी अड़वानी, ठीक है, इसका जो पूरा पार्ट है ये बेल्ट, ये पूरा कहलाता है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। और बचा हुआ जो पश्चिमी भाग और मध्य भारत का पठार जो है ये पूरा का पूरा, ये कहलाता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। और यहां से ये भी याद रखना, इसको बोला जाता है कटिलेवन। इसको क्या बोला जाता है? कंटिलेवन बोला जाता है। तो जो मध्य प्रदेश का, मध्य भारत का जो पठार है और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी मालवा का पठार है, इसमें पाए जाते हैं कंटिलेवन, या हम ये कह सकते हैं शुष्क पर्णपाती वन, जिसमें ज्यादातर चीजें हैं। इसको कंटिलेवन इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर बबूल के जो पौधे हैं, ये बबूल के जो पेड़ है, वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोला गया है कंटिलेवन। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है जलवायु के आधार पर, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। अगर इसको चार्ट के रूप में अगर देखें, अगर आपसे पूछा जाए उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या है कि यहाँ पर कितनी वर्षा होती तो ये वन होता है, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, कौन सी उपज होती है, इस प्रकार से। तो देखो, सबसे पहले अगर हम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करें, तो यहाँ पर 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। इस वाले भाग में 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की इसमें बारिश होती है, इसकी जरूरत होती है इसमें, 100 से लेकर 75 तक। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो ये सभी वृक्ष, इस भाग में पाए जाने वाले सभी वृक्ष पतझड़ में भाग लेते हैं, पत्ते झड़ते हैं उनके, इसीलिए उसको पर्णपाती बुलाते हैं। ठीक है, 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश इसमें होती है, और ये जो है वन पूरे के पूरे पतझड़ में भाग लेते हैं, मतलब पत्ते झड़ते हैं इनके। और इसमें सबसे ज्यादा जो वृक्ष पाए जाते हैं वो शीशम, नीम और पीपल। कौन कौन से? शीशम, नीम और पीपल, सबसे ज्यादा जो भाग पाया जाता है। ये एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि यही पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा भाग इन्हीं का पाया जाता है, शीशम, नीम और पीपल। कहीं ना कहीं इसमें सागौन भी पाया जाता है, लेकिन हम शीशम, नीम, पीपल को इसमें देखिए, क्योंकि सागौन एक अलग ही पार्ट में है। ठीक है, और अगर जिले की बात करें हम, तो ये आएगा होशंगाबाद, बैतूल, सागर। ठीक है, अगर हम जिलों की बात करें इसमें पर्टिकुलर, तो होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा। नहीं, ऐसा होता है कि ये जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो नीचे का पार्ट हो सकता है नक्शे में बनाने में वो हो गया हो, ये पूरा का पूरा नीचे वाला पार्ट आ रहा ना इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो कटिबंधीय अर्धपर्णपाती तो पूरा अलग भाग है, तो मतलब ये पूरा जो भाग है इसी के अंतर है ना। मैंने लाइन जरूर आपको यहाँ से खींच दी, लेकिन ये पूरा ही आ गया इसमें। ठीक है, यहीं से अगर हम इसको देखें तो इसमें सब जिले हैं ये, है ना। तो बड़े जिले जो इसमें आते हैं, जो इस होशंगाबाद, बैतूल, सागर और छिंदवाड़ा, इसमें अर्ध पर्णपाती वन, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से शीशम, नीम और पीपल के पौधे पाए जाते हैं। वर्षा मैंने आपको बता दी। दूसरा एक फैक्ट याद रखना कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का भाग है ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का भाग है। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। तो पहला फैक्ट इसमें यह लिखना कि मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग या पूर्वी पठार में उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा फैक्ट इसमें लिखना, इसमें 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा इसमें होती है। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज ये ध्यान रखेगा, इसमें अलग अलग डाटा देते रहते हैं किताबों में। किसी किताब में यह आंकड़ा हो सकता है 125 ही दिया हो, 100 से 125 ही दिया हो। ठीक है, लेकिन किताबों के सबके अपने अपने डाटा होते हैं, इसलिए इसमें मैं अथेंटिक भी ये नहीं बोल सकता कि यही होगा, क्योंकि किसी बुक का अगर आप टीएमएच की बुक देखने जाओगे मध्य प्रदेश की, तो उसमें डाटा अलग मिलेंगे, पुणेकर की देखने जाओगे तो उसमें अलग मिलेगा। ठीक है, हम खुद के जो नोट्स बनाते हैं तो उसमें सर्चिंग के लिए देखते हैं, तो हम एक एवरेज वाला लिख लेते तो 125 लिख लेते, 100 से 125। ठीक है, तो ये याद रखना, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाया जाता है, जिसमें 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। और ये सब के सब जो पौधे हैं, इसमें जो पौधे हैं, इसके आधे पतझड़, हम ये कह सकते हैं कि बसंत आगमन पर इनकी पतझड़ भाग ये भाग लेते हैं। बसंत जब आता है
उस समय ये पतझड़ में भाग लेते हैं, लेकिन आधे पत्ते झड़ते जाते हैं और आधे नए आते जाते हैं, है ना। बसंत ऋतु हम लोग जानते हैं, है ना, कि बसंत ऋतु में क्या होता है कि किसी भी जो पौधे रहते हैं, ये पौधे आधे पत्ते झड़ते जाते हैं, उसको बोलने इसीलिए जाता है बसंत ऋतु। और ये जो इसमें जिले आते हैं ये सारे इधर के, है ना, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, है ना, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, तो इधर ही अनूपपुर, है ना, शहडोल का पार्ट है पहले का वो। अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, बालाघाट भी इसके नीचे ही आता है। तो ये जो भाग है ना, मंडला डिंडोरी, मतलब ये पूरा भाग आ गया, है ना। लेकिन बड़े जिले में ये है जहां पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में। तो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग जो है वो इस उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन का भाग है, ठीक है। अगला भाग इसमें है शुष्क पर्णपाती वन। तो मध्य प्रदेश का मध्य भारत का पठार और मालवा का पठार, ये दोनों भाग जो है शुष्क पर्णपाती वन या कंटीले वन के भाग कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें पौधों की कि कौन कौन से पेड़ है, तो इसमें पेड़ लिखना बांस, महुआ, सागौन। इसमें बांस, महुआ, सागौन, किसमें, इसमें पूर्वी भाग वाले, है ना। इसमें लिख लेना बांस, महुआ और सागौन का भाग सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है पूर्वी पठार में। अगला एक और भाग आ रहा है इसमें जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती वन में आप याद रखिएगा मध्य भारत का पठार और मालवा का पठार जिसमें कंटीले वन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बारिश की अगर हम बात करें तो बारिश में 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की बारिश यहाँ पर होती है, इसीलिए यहाँ पर कंटीले वन पाए जाते हैं। देखो यहाँ बारिश कम होती है, ठीक है। आने वाले समय में कहा जाता है कि मालवा रेगिस्तान बन जाएगा, और रेगिस्तान से बचाने के लिए मध्य प्रदेश की नदी जोड़ो जो अभियान है ना, वो इसीलिए किया जा रहा है ना। 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर की नर्मदा सिप्रा लिंक, है ना, नर्मदा गंभीर लिंक, है ना, नर्मदा पार्वती लिंक, नर्मदा काली सिंध लिंक इसीलिए जोड़ी जा रही है ताकि मालवा के बेल्ट को इस रेगिस्तान से बचाया जा सके। क्योंकि मालवा और मध्य भारत का पठार जो है उसमें बारिश का जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, ठीक है। तो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक का जो भाग जो सेंटीमीटर बारिश होती है वो मध्य भारत का पठार और मालवा के पठार में होता है। और यहाँ पर कंटीले वन पाया जाता है। तो बबूल, पलास, याद रखना, पलास को भी देखना आप लोग, है ना, बबूल, पलास, इसमें बड़े जो पौधे लिखाए जाते हैं, मतलब पेड़ लिखाए जाते हैं, वो देखा बबूल और पलास। पलास को हम मालवा में बोलते हैं खाकरा, है ना, खाकरा के पत्ते, खाकरे ही बोलते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा। इसको हम यहां से ले ले भिंड, मुरैना, ग्वालियर से लेकर ये इधर उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, जितने भी आप जिले लिखना चाहो, ठीक है। बबूल मैंने आपको लिख दिया, बबूल और पलास इसमें ज्यादातर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वही पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखना मालवा के पठार में बबूल और पलास आपको हर जगह मिल जाएगा, कहीं भी जाओ आप, है ना। उसके जो फूल होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, उस फूल को क्या बोलते हैं, पलास के, जो होली के टाइम पे उससे रंग बनाए जाते थे पहले। पलास के जो फूल है केसुड़ी बोलते हैं कुछ, है ना, केसरिया रंग जो रहता है, झंडे का जो रंग है ना, केसरिया रंग, वो यही है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं, इजी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कितनी वर्षा होती है ना। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन में कितनी वर्षा होती है, इसमें कौन से पौधे ज्यादा बहुतायत पाए जाते हैं, इसमें कौन से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हटा दूं मैं। अब देखो दूसरा पार्ट है प्रशासनिक आधार पर। तो प्रशासनिक आधार पर आरक्षित और संरक्षित दो भाग बनाया है गवर्नमेंट ने। और ये किसने बनाया है, गवर्नमेंट की तरफ से बनाया है कि कितना प्रतिशत आरक्षित भाग है और कितना प्रतिशत सुरक्षित भाग है। तो इसका एक अच्छा चार्ट है, उस चार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या फैक्ट इसमें आते हैं उस चार्ट में, संरक्षित और आरक्षित के बारे में। पहले तो संरक्षित और आरक्षित क्या होता है कि जो सुरक्षित आरक्षित भाग होता है वो जो रहता है वो पूर्ण तरीके से प्रशासन के नियंत्रण में नहीं होता है, जबकि सुरक्षित भाग है जो पूर्ण नियंत्रण में होता है, जबकि सुरक्षित भाग जो आरक्षित भाग है वो पूर्ण नियंत्रण में होता है, जबकि सुरक्षित अर्ध नियंत्रण में होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसके 4 बिंदु बनाएंगे हम। सबसे पहला बिंदु है प्रतिशत, कितना प्रतिशत भाग है ये, है ना। एक जगह यहां लिख लेना सुरक्षित और एक जगह लिख लेना आरक्षित, है ना। एक जगह लिख लेना, पहले आरक्षित लिख लेना, पहले आरक्षित लिख लेना और फिर सुरक्षित लिख लेना,
हाँ, चार्ट में सब ऐसा आएगा, उसका भाग हम बनाते जाएंगे कि क्या है उसका, है ना। पहला भाग अगर हम मुख्य बिंदु इसके, तो प्रतिशत के आधार पर कौन सा भाग कितना है ना, प्रतिशत के आधार पर कौन सा भाग कितना है। तो आरक्षित है मध्य प्रदेश में 65%, तो बचा कितना, कितना बचा, 35%। अब ये भाग है ना, ये कम ज्यादा भी है किताबों में, कहीं पे 32 दिया है ना, फिर इधर इधर दिया है 65, इधर 32 और 2 पॉइंट कुछ ऐसा दे दिया है उन्होंने मिश्रित करके, है ना, 3 भाग में भी बांट दिया। लेकिन आप मोटा आंकड़ा याद रखना कि मध्य प्रदेश में आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है, तो 65%, और संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है, तो 35%। इसमें कहीं पर ये 32% भी लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि कुछ भाग उसमें मिश्रित भी बोल दिया है जो दोनों में नहीं आता, इसलिए उन्होंने 3% भाग उसका अलग कर दिया, तो ये कहीं पे 32% भी लिख दिया। हम दोनों को देख रहे हैं अभी, ठीक है, आरक्षित। और अगला भाग लिख रहा, प्रशासन का नियंत्रण कैसा है, किस पर, प्रशासनिक नियंत्रण, दूसरा दूसरा बिंदु बनेगा इसका, प्रशासनिक नियंत्रण। तो जो आरक्षित वन होता है उसका, उस पर प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण होता है। क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है, प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण होता है यहां पर, जबकि यहां पर सामान्य नियंत्रण होता है। यहां पर क्या होता है, सामान्य नियंत्रण होता है, ये याद रखिएगा। फिर दूसरा, सॉरी ये 33 ही है, ये 33% है, और इसे हम बोलेंगे अन्य में, या हम बोल सकते हैं इसको मिश्रित, या इसको हम ये बोल सकते हैं अवर्गीकृत। इसको हम क्या नाम देंगे, नहीं, अवर्गीकृत है ना, अवर्गीकृत में 2% है, कितना है ये, 2%। मतलब कुछ पार्ट तो आरक्षित कर दिया, कुछ संरक्षित कर दिया, और कुछ भाग जो बचा है उसे हमने जिसको वर्गीकृत ही नहीं किया, इन दोनों में नहीं रखा, उसका पार्ट कितना है, 2%। तो इस अवर्गीकृत पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं होता, ठीक है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। तो देखो, प्रशासनिक आधार पर ऐसा बताता है कि आरक्षित वन मध्य प्रदेश में है वो 65% है, सुरक्षित वन जो है वो 33% है, और अवर्गीकृत का जो भाग है वो कितना प्रतिशत है, 2% है। प्रशासन के नियंत्रण में आरक्षित वन, मतलब उसने उसको क्या कर रखा है, सरकार ने उसको रिजर्व कर रखा है, रिजर्व कर रखा है तो पूर्ण नियंत्रण है उस पर, रिजर्व अगर कर रखा है तो पूर्ण नियंत्रण। जबकि जिसमें कुछ संरक्षण दे रखा है खाली, तो उस पर सामान्य नियंत्रण है, मतलब कुछ भागों को उसने क्या कर रखा है, संरक्षण दे रखा है, उस पर मतलब काम करता है, तो उसमें इतना नियंत्रण नहीं होता। जबकि कुछ भाग ऐसा है जिस पर कोई नियंत्रण नहीं सरकार का, जहां पर गौ, ये पशुधन वगैरह जो भी है, मतलब पूर्ण तरीके से क्या है, नियंत्रण मुक्त है, वो है अवर्गीकृत भाग। तो ये बात हो गई नियंत्रण की, ठीक है। अब बात, अगला बिंदु जो आता है वो आता है वन का कटाव। वन का कटाव मतलब कहां पर वन काटे जा सकते हैं, कहां पर नहीं काटे जा सकते हैं। तो अगर हम ये देखते हैं तो यहां पर वन काटना पूर्णतः प्रतिबंध है। यहां पर क्या है, पूर्णतः आरक्षित वन में से आप कोई वन नहीं काट सकते। ये अलग बात है कि वन विभाग वाले पूरी लकड़ी कटवा देते हैं, है ना, ये अलग बात है कि पूरी पूरी लकड़ी बेच देते हैं। तो पूर्णतः प्रतिबंध है, जबकि यहां पर सामान्य प्रतिबंध है। यहां पे सब सामान्य प्रतिबंध में आएगा, मतलब यहां से क्या कर सकते हो आप, लकड़ी काट सकते हो, ठीक है। जबकि यहां कोई प्रावधान नहीं है, यहां कोई प्रावधान नहीं है कि आप कुछ भी करो, ठीक है। अगला जो है दंड का प्रावधान, अगला बिंदु जाएगा दंड का प्रावधान। तो यहां कठोर दंड का प्रावधान है, कैसा है, कठोर दंड का प्रावधान है। दूसरा यहां पर सामान्य दंड है, मतलब आपको जुर्माना उर्माना लगा के छोड़ देंगे। जबकि यहाँ पर ऐसा है कि एफआईआर होगी, आपको जेल भी भेजा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर जुर्माना लगा के छोड़ा जा सकते हैं, और यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ कुछ भी करो, हाँ, यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं करेगा, आप कुछ भी करो, खेती नहीं कर सकते लेकिन आप, है। जबकि यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको एफआईआर होगी, एफआईआर होगी, और फिर आपको सजा भी मिलेगी। यहाँ पर क्या है, जुर्माना उर्माना देके छोड़ देंगे, ठीक है ना, या बोल दें अगली बार मत आना, ऐसे ही बोलते हैं ना, अगली बार मत आना। फिर उसमें है कि आपको पूर्ण तरीके से क्या कर देंगे, मुक्त है कि आप कुछ भी कर सकते हो उसमें। अगला इसमें भाग है, ये टाइप का वन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, मतलब वन व्रत बोलते हैं इसको। मतलब आरक्षित वन सबसे ज्यादा वाला कौन सा पार्ट है, और संरक्षित वाला
तो खंडवा वन व्रत जो है, याद रखना, खंडवा वन व्रत जो है वो सबसे ज्यादा आरक्षित है। ठीक है, ये याद रखना, खंडवा वन व्रत जो है सबसे आरक्षित है, जबकि छतरपुर वन व्रत जो है, छतरपुर वन व्रत जो है, अब देखो ये वन व्रत क्या होता है, तो ये भाग क्या है, प्रशासनिक आधार। तो प्रशासनिक आधार पर वनों को 16 वन व्रत में बांटा गया मध्य प्रदेश में। कितने? 16 वन व्रतों में, याद रखिएगा। तो उसमें से सबसे ज्यादा जो आरक्षित वन व्रत है वो खंडवा है, और सबसे कम जो है वो छतरपुर वन है व्रत है। अब यहां से क्वेश्चन एक ये भी आता है कि सबसे छोटा वन व्रत कौन सा है, तो शाजापुर है, सॉरी उज्जैन है। सबसे छोटा वन व्रत जो है उज्जैन है, मतलब उज्जैन में कोई वन नहीं है और शाजापुर में कोई वन नहीं है ज्यादा, है ना। और शाजापुर में जब से आगर अलग हुआ तो और बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखिएगा, वन व्रत के रूप में खंडवा वन व्रत आरक्षित का पार्ट में सबसे बड़ा है, जबकि संरक्षित में छतरपुर सबसे बड़ा, ये याद रखिएगा। और न्यूनतम वन व्रत जो है वो मैंने आपको बताया इस टाइप से। तो इस चार्ट के रूप में इस प्रशासन का आधार याद रखना। यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखो यहां से क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश में संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है, मध्य प्रदेश में आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है, मध्य प्रदेश में अवर्गीकृत वन का प्रतिशत कितना है। ठीक है, कौन सा प्रशासन के नियंत्रण में पूर्णतः रहता है, कौन सा नहीं रहता है, और कौन सा पूर्ण तरीके से विमुक्त रहता है। ठीक है, दंड का प्रावधान किस वन व्रत में ज्यादा है, ये पार्ट ये आया आपका प्रशासनिक आधार पर। अब आते हैं हम लोग प्रजाति के आधार पर। यहाँ नहीं, ये इसमें कुछ भी नहीं है, सामान्य है, तो इसमें वन व्रत आएगा ही नहीं ना। ठीक है, दोनों में डैश लगा देना उधर। इसमें कोई समस्या किसी को? समस्या क्या है, समझने वाली ज्यादा बात है नहीं है, तो एक तरीके से रटने वाली बात है। लेकिन याद रखिएगा, आते हैं क्वेश्चन याद। अभी आया था जो हम अगला पढ़ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन आया था अभी, अगर इस वाली पीएससी में, है ना, कि प्रजाति के आधार पर 3 भागों में बांटा है वन को। ठीक है, साल, सागौन और बांस। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। प्रजाति के आधार पर साल, सागौन और बांस 3 आधार पर बांटा है। और इन 3 आधार से क्वेश्चन, इसमें एक भाग और बना दिया उन्होंने मिश्रित, जैसा मैंने आपको बताया था, मिश्रित में सब आ गए। तो ये 4 आधार जो है, साल, सागौन, बांस और मिश्रित, ये 4 भाग। तो इसमें क्या क्या है देखो, मध्य प्रदेश में साल का प्रतिशत कितना है, सागौन का प्रतिशत कितना है, बांस का प्रतिशत कितना है, और मिश्रित कितना है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप देखो साल, तो एक साल का बॉटनिकल नाम आता है, क्या है बॉटनिकल नाम इसका? टेक्टोना, टेक्टोना गॉन्डिस। सागौन का है, हाँ ठीक, ओके ओके, सागौन है ना, और ये साल। टेक्टोना गॉन्डिस जो है किसका नाम है बॉटनिकल? सागौन का, ये याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के कुल वन व्रत में 17.8% भाग सागौन का पाया जाता है। और यही आया था इस बार कि मध्य प्रदेश में लगभग लिख दिया था उसने, मध्य प्रदेश में सागौन के वन लगभग कितने प्रतिशत है, उसमें 78 नहीं था, उसमें ऑब्जेक्टिव में था 15, उसमें ऑब्जेक्टिव में था 20, तो दूसरे ऑप्शन थे, तो उसका आंसर उसने माना 20, क्योंकि समथिंग क्या है 78.8, 17.8 है ना, 17.8 है। तो उसने लगभग 20 को आंसर माना, क्योंकि उसने क्या लगाया था, लगभग लगाया था। तो आपको 15 पे नहीं आना था, है ना, ज्यादातर लोग ये लगा के आ गए, क्योंकि कई लोगों को पता था 16 दशमलव कुछ इस टाइप का पार्ट मालूम। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, इसका आंसर आया था 20। और ये एक बार नहीं, आप 3 बार की पीएससी उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहा। कभी साल का पूछ लेता है, कभी सागौन का पूछ लेता है। एक बार साल का पूछ लिया था, उसमें भी लगभग लगा दिया था, तो उसका आंसर 15 आता है। तो साल के वन जो है, अब इसका याद रखिएगा, 17.8% भाग पर सागौन पाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो सागौन पाया जाता है वो बालाघाट, मंडला और होशंगाबाद। बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद और बैतूल, इन जिलों में सबसे ज्यादा ये सागौन के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, सागौन के वन कितने प्रतिशत भाग पर है, तो 17.8% भाग पर है टोटल वन व्रत का, है ना, और इतने भागों में ये पाया जाता है। अगला भाग है जो है साल का। तो साल का जो बॉटनिकल नेम है सोरिया रोबेस्टा। क्या है साल का, क्या है? सोरिया रोबेस्टा। ये नाम ये जरूर याद रखिएगा, इसका बॉटनिकल नाम है सोरिया रोबेस्टा। ठीक है, 16.5 क्या है?
5 से, है ना, 5-7, ठीक है। 16.57% भाग जो है साल का टोटल वन व्रत में, कितना? तो अब यहां से लगभग अगर आएगा तो आपको 15 लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर ऐसा आया तो। कभी कभी तो ये पूरा आंकड़ा ही दे देता है, ऐसे ही कैसे ही दे देता। आप 15 या 14 की पीएससी में उठा के देखना, उसने डाटा दे दिया था कि कितना प्रतिशत भाग पर साल के वन पाए जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा याद रखिएगा, ये जो वन पाए जाते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जितना भी है ना। साल के वन सबसे ज्यादा पाया जाता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, जो कि कहां पड़ता है? उमरिया में पड़ता है ना। तो सोरिया रोबस्टा इसका बॉटनिकल नाम है, और 16.57% भाग पर ये पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और उमरिया शहडोल जो है उसमें ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। और एक और भाग इसमें जो है बांस, बांस का जो बॉटनिकल नाम है बेम्बू साइड, क्या है? बेम्बू साइड, इसका बॉटनिकल नाम है बेम्बू साइड, है ना। बॉटनिकल नाम क्या आएगा इसका? बेम्बू साइड या डेंड्रोकेलेमस, है ना। इसका एक और नाम है डेंड्रोकेलेमस, ये भी आ सकता है बॉटनिकल नाम में, या तो बेम्बूसाइड या डेंड्रोकेलेमस, ये आ सकता है इसका। फिर दूसरा पार्ट इसमें याद रखिएगा कि इसमें ये वाला जो भाग है ये भी पूर्वी मध्य प्रदेश में, सतना, है ना, उमरिया, शहडोल, उसमें ही उधर ही सबसे ज्यादा पाया जाता है ना। उमरिया, शहडोल, सतना। क्या इसका प्रतिशत नहीं दिया उसने, किसी भी आंकड़ों में आपको बांस का प्रतिशत नहीं मिलेगा कि कितना प्रतिशत, ठीक है। तो ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप ये याद रखिएगा खाली कि इसका बॉटनिकल नाम क्या है। फिर सतना, उमरिया, बालाघाट में इसका विस्तार सबसे ज्यादा है, बालाघाट भी है उसमें। तो ये हो गया आपका बांस। अब आती है बात मिश्रित। मिश्रित में याद रखिएगा, मिश्रित वन में कौन कौन से आते हैं? तेंदुपत्ता, पलास, तेंदुपत्ता, पलास, महुआ, ये सब किस में आते हैं? इसमें आते हैं, मिश्रित वन में आते हैं ना। मतलब एक तरीके से ये वन उपज भी है। बबूल, खेर, ये सब आते हैं मिश्रित वन में, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये क्या है? ये प्रजाति के आधार पर है, और प्रजाति के आधार पर इन्होंने इसको इस भाग में बांट दिया। अब अगला पार्ट जो बचा है हमारा, मिश्रित वन को देख लेना आप। ये भी ज्यादातर दक्षिण मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, इसमें ये ज्यादा पाए जाते हैं ना, तेंदुपत्ता, है ना। खास करके जबलपुर और इधर तेंदुपत्ता बहुत है। तेंदुपत्ता काय में काम आता है? बीड़ी बनाने में, है ना। 51 नंबर, 30 नंबर, है ना। 51 नंबर आती थी पहले सफलता की, हाँ 30 नंबर, 51 नंबर आती थी पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत चलती थी वो, है ना। लोगों ने उसकी नकली बनाने में पलास के पत्ते से ही बना ली। कौन सी? सर काका, मैं तो बहुत लाया हूँ पापा की। 1.5 रुपए में बिंडल आता था तो पिताजी को लाके देता था मैं, उसके बाद फिर बाद में 2 रुपए का आने लगा। सर 1 रुपए में आता था काका का तो। नहीं मुझे सर आज की 51 नंबर कंडीशन में लाने का हो गया शायद सर। 25 रुपए का है। सर 20 सर मैंने अच्छा ये सब 20 बेचे रुपए हैं। का है क्या सर? हाँ, बाप के पास दुकान है। हाँ हाँ। अगला है आपको लाने का सौभाग्य मिला मेरे को। प्रादेशिक आधार पर रोज एक बिंडल लाना पड़ता था शाम को जाके पापा के लिए। अरे नहीं, छोटा था जब, 4-5 साल तक, 10 साल तक, जहां तक रहा मैं 13 साल तक रहा हूँ शुरुआत में गांव में। प्रादेशिक आधार पर 3 भागों में बांटा है, देखो। नर्मदा का क्या है? दक्षिण क्षेत्र। फिर दूसरा है विंध्य, कैमूर, क्या है? कैमूर विंध्य, कैमूर विंध्य क्षेत्र। और तीसरा है शिवपुरी मुरैना, शिवपुरी मुरैना क्षेत्र, ठीक है। ये 3 भाग है। तो देखो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है आपको किसका भाग बोल रहा है, नर्मदा का दक्षिणी भाग। तो नर्मदा का दक्षिणी भाग जो है वो कहलाता है ये नर्मदा के दक्षिणी भाग में अति सघन वन पाए जाते हैं। कैसे अति सघन वन? मतलब एक तरीके से पूरा सतपुड़ा के घने जंगल, है ना, ऊंगते अनमने जंगल। किसकी रचना है ये? सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंगते अनमने जंगल, किसकी रचना है? भवानी प्रसाद, है ना। तो अति सघन का मतलब है कि
ऊँघते अनमने इसलिए बोलते हैं कि उनको हिलने का भी, जब हवा चलती ना तो वो हिल भी नहीं पाते ढंग से, इसलिए वो हमेशा ऊँघते रहते हैं, उनके पत्ते ऐसे नीचे की साइड ऐसे रहते हैं, इसलिए वो बोलते हैं ऊँघते अनमने जंगल। भवानी प्रसाद मिश्र होशंगाबाद जिले से ही है, इसलिए उन्होंने सतपुड़ा के घने जंगल प्रकृति से प्रेरित ये कविता लिखी है। तो नर्मदा के दक्षिणी भाग में अति सघन वन पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। और इसमें सबसे ज्यादा वृक्षों की जो प्रजाति है वो साल है, बांस है, महुआ है, ये भाग जो है इसमें पाए जाते हैं। देखो बार बार चीजें वही रिपीट हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, बार बार चीजें वही रिपीट हो रही है, बस खाली बात ये है कि इसको इतने भागों में बांटा गया है, तो क्या क्या पार्ट इसमें आता है। फिर बालाघाट, इसके अलावा इसमें सागौन भी बताया इन्होंने, सागौन भी बता रहे हैं, ठीक है। तो अधिसघन वन में सबसे ज्यादा जो है भाग पाया जाता है दक्षिणी, नर्मदा के दक्षिणी पार्ट में। और क्षेत्र अगर देखें तो बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला और सिवनी। बालाघाट, होशंगाबाद। अब देखो इन जिलों का क्या है, ये ना सब किताबों में अलग अलग मिल जाएंगे आप, क्योंकि अगर आप बैतूल में भी जाओगे ना तो वहां पर भी तो सतपुड़ा ही है ना। अगर हम छिंदवाड़ा में भी जाएंगे ना तो वहां पर भी है, लेकिन अब इन किताबों में नहीं दे रखते हैं। लेकिन हम मान के चले, अगर उसमें क्वेश्चन आए, मान लो क्वेश्चन है नर्मदा के दक्षिणी भाग में अति सघन वन पाए जाते, जिले दे दिया आपको होशंगाबाद, ठीक है, दूसरा दे दिया आपको बैतूल, तीसरा दे दिया आपको सिवनी, ठीक है, और एक जिला आपको दे दिया ग्वालियर। तो आपको यूं ही समझ में आ जाएगा कि ग्वालियर इसका आंसर गलत है ना, क्योंकि बात कहां की कर रहा हूं, दक्षिणी क्षेत्र की, तो ग्वालियर तो है ही नहीं नर्मदा में कहीं से कहीं तक। तो क्वेश्चन जब आते हैं ना कुछ कठिन बन जाते, बात अलग है, लेकिन जब क्वेश्चन वो पूछने की कोशिश करता है तो वो ऐसे घुमाता है ना, कि निम्नलिखित में से नर्मदा के दक्षिणी भाग में कौन सा जिला नहीं आता, ऐसा आ सकता है ना। तो ये जिला वो अलग ही देगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको मध्य प्रदेश के जिलों का जो वो है लोकेशन, वो पता होना चाहिए। आपसे पूछ ले मुरैना कहाँ है, तो आप ये नहीं कह सकते दक्षिण में, आपको याद होना चाहिए ऊपर है ना। दक्षिण का द्वार किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बुरहानपुर है ना। तो बुरहानपुर दक्षिण का द्वार है अर्थात, है क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां एक किला है ना। दक्षिण में बुरहानपुर में एक किला है, जो हम उस किले में एक जो द्वार बना हुआ, कहने का मतलब ये है दक्षिण का द्वार, कि वहां से मध्य प्रदेश शुरू होता है महाराष्ट्र से, सबसे दक्षिण का पार्ट है वो, इसलिए उसको द्वार कहा गया है। पूर्वी में हम सिंगरौली को भी कह सकते हैं, हम गुजरात में इधर अलीराजपुर को भी कह सकते हैं। वो उसको नहीं कहते, उसको बोल दिया क्योंकि वहां एक वो बना हुआ है, किला बना हुआ है बुरहानपुर में, जो कि मुमताज की महल की जो कब्र थी उसको पहली बार दफनाया गया था वहां पे। तो वहां पे राजा आशा करके एक राजा था, अहीर राजा, उसने वहां बुरहानपुर में किला बनाया था, है ना। तो जो बुरहानपुर में किला बना वहां द्वार है, तो बोलते दक्षिण का द्वार बोल दिया उसको। तो ये जनरली क्या है, जो वहां पर जो स्थानीय लोग रहते हैं, वो एक नई नई कहानियों के आधार पर चीजें रहती है। हर जगह हर गांव की एक हिस्ट्री है भारत में। भारत में लगभग 6,52,000 गांव है, ठीक है, कितने 6 लाख, हर गांव की एक हिस्ट्री है। इस गांव को उस व्यक्ति ने बसाया है, इस गांव की हिस्ट्री है, यहाँ पर भूत पलित रहते थे, वहां से लोग भाग के आए तो ये आके यहाँ पर रहने लगे, उसके बाद आसपास बस्ती बसने लगी, है ना। हर गांव की एक हिस्ट्री है। किस गांव की हिस्ट्री है कि कुछ लोग दूसरी जगह से भाग के आए, तो उस स्टेट से भाग के आए थे, तो यहाँ पर आके वो बसने लगे, तो इन्होंने 4 भाई भाग के आए थे तो 4 गांव को बसा दिया। ऐसा हमारे इधर की कहानी है। 4 भाई भागकर आए थे, नीमा चौहान राजस्थान से, है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि चारों भाइयों ने अलग अलग गांव बसाए, तो उन्हीं के गांव के नाम पर, उन्हीं के नाम पर उन गांवों के नाम है। एक का नाम परशुराम था, तो उन्होंने, है ना, हाँ उस टाइप की चीजें। मतलब ये है कि स्थानीय लेवल पर जो चीजें, जैसे हम उज्जैन की कहानी सुनते हैं तो यहाँ पर कई सारी कहानियां प्रचलित है ही सही, क्योंकि ये तो अवंती महाजनपद में रहा है। तो जो स्थानीय कहानी होती है उस आधार पर ही दक्षिण का द्वार, वैसे तो वो है ही सही द्वार, है ना, उसको कहा ही जाता है। और मध्य प्रदेश में क्वेश्चन भी आता है पीएससी में कि दक्षिण का द्वार मध्य प्रदेश में किस जिले को कहा जाता है या किस किले को कहा जाता है, ये भी तो क्वेश्चन आता है ना। किस किले को कहा जाता है, तो बुरहानपुर के किले को कहा जाता है, और किस जिले को कहा जाता है, तो बुरहानपुर को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका दक्षिणी भाग। अगला है कैमूर और विंध्य। अब कैमूर और विंध्य जो है विंध्यांचल श्रेणी का भाग है। किसका भाग है, विंध्यांचल श्रेणी का भाग है ना। विंध्यांचल पर्वत श्रेणी पढ़ी हमने, मध्य प्रदेश के बीच में है ये। तो कैमूर की जो पहाड़ियां है वो इस विंध्यांचल पर्वत श्रेणी का पूर्वोत्तरी भाग है, और विंध्यांचल तो पूरी श्रृंखला ही है। तो इसमें जो वन पाया जाता है उस वन को बोला जाता है, इसमें भी सघन वन ज्यादा पाया जाता है, इसमें भी सघन वन सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। शीशम तेंदुपत्ता इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, शीशम और तेंदुपत्ता। फिर तेंदुपत्ता आया, ठीक है।
तेंदुपत्ता का सबसे ज्यादा उत्पादन जबलपुर संभाग में होता है, याद रखिएगा। और जिले में भी देखा जाए तो जबलपुर ही है। फिर सागर, दमोह, कटनी, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, ये जिले याद रखना, ठीक है ना। कैमूर विंध्य पर्वत श्रेणी में सघन वन पाए जाते हैं। सिसप, तेंदुपत्ता इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। पीपल भी है इसमें, पीपल, ठीक है। ये है इसका कैमूर विंध्य पर्वत श्रेणी। और आखिरी भाग बचा है शिवपुरी का, तो इसमें जो वन पाए जाते हैं वो विरल वन पाए जाते हैं। विरल का मतलब होता है दूर दूर, क्या है, वनों का भाग से बोला जाता है विरल। तो विरल वन पाए जाते हैं। और विरल वन में अगर हम देखें तो बबूल, पलास, खेर, जो कि अब भिंड मुरैना उसी में आते हैं, मध्य भारत के पठार में। तो बबूल, ठीक है, खेर, ये वन इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पलास, आप देखना मालवा के पठार से लेके आप मध्य भारत तक जाएंगे, भिंड मुरैना ग्वालियर तक, तो आपको बबूल के पेड़, पलास के पेड़ हर जगह पे मिल जाएंगे, है ना। नीम के भी मिल जाएंगे। तेंदुपत्ता एक तरीके से पीपल का जो पेड़ होता है ऐसे ही होते हैं, उसके पत्ते जो रहते हैं ना, उससे वो बीड़ी के देते हैं उसको, है ना। तो वो पत्ता ऐसा रहता है, वो बीड़ी का आकार ले लेता है। उसमें तंबाकू डाल देते हैं वो, इससे ज्यादा उसमें कुछ रहता नहीं, जिसका बहुत अच्छे से लोग फूक उड़ाते हैं, है ना। फूक उड़ाते हैं, उसके धुआं उड़ाते हैं। अब देखो कल हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख वन उत्पाद। कितना मजा आता है लोगों को बीड़ी पीने में। और ऐसे भी देखे मैंने तो लोग बीड़ी का जो लास्ट पार्ट रहता है वो बच जाता है, पिताजी फेंक देते हैं। तो संजय दत्त की पिताजी थे सुनील दत्त, है ना। सुनील दत्त जब वो उसका पार्ट फेंक देते तो संजय दत्त उसको गेट पी के पीता था, ऐसा परसों नरसों उसमें रेडियो मिर्ची में बता रहे थे, है ना। तो वही नहीं, ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर बच्चे करते थे, है ना। तो उसके पीछे कारण ये था कि वो देखते थे कि आखिर ये करते क्या है। तो वो भी क्या करते थे, चुपके से पीछे जाते थे दीवार के, दो चार बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और उसकी चुस्की जरूर लेते थे, है ना। तो ये होता था जनरली। तो हम आज की क्लास को यहीं सर समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास भी आप 5 एक मिनट बाद ज्वाइन कर सकते हो। जी सर।